सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सर, सबसे पहले अगर मैं आपके बारे में थोड़ा जान पाऊँ, थोड़ा समझ पाऊँ। मैं मनोज मेहरिया मेरा नाम है। मैं सीकर राजस्थान से हूँ और अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हूँ और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। तो और सिलेक्शन दूसरे अटैम्प्ट में हुआ था। अब इस बार देखते हैं सर्विस चेंज होती है कि नहीं होती है। अच्छा, IRS आप अभी है, IAS बनने की ये मुहिम चल पड़ी है, तो मुझे थोड़ा बताइए इंटरव्यू कैसा रहा आपका पहले? इंटरव्यू बहुत अच्छे गए, 2 इंटरव्यू हो गए तो दोनों बहुत सही हैं और अब बाकी तो नंबर्स पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर हैं। अच्छा, क्या आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? पहला सवाल, वो पहली मुलाकात, वो सामने बोर्ड और क्या आपसे पूछा गया? इस बार का जी। इस बार कोई चाइना को लेकर था क्वेश्चंस की। चाइना में उसका कम्युनिस्ट पार्टी के बेसिस पर ब्यूरोक्रेसी है, अपने इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम अलग है, तो उस पर कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे। अच्छा, कोई ऐसा सवाल था जिससे आप मतलब एक तरह से हक्के बक्के रह गए हो कि यार इसकी तैयारी मैंने की ही नहीं थी, ये आया तो कहाँ से आया? या फिर कोई ऐसा सवाल जो आपके लिए ही बना था, मैं तो इसे तैयारी करके आया था? ऐसा सवाल हक्का बक्का वाला तो नहीं था कुछ, पर ये था कि एक आरबीआई पर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे कि आरबीआई का कौन से नंबर का गवर्नर है अभी, जो शक्तिकांत दासा है जी। तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जो फैक्चुअलिटी थी। बाकी मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ नेशनल तक, तो क्रिकेट से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे, तो उसका मुझे पता था। जैसे सर क्रिकेट वाले? वही कि आईपीएल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे वे, कि आईपीएल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सही है कि नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीज आईपीएल का जो करिश्मा है वो, तो यही ही थे मतलब। अच्छा सर, यूपीएससी की आपकी यात्रा कब से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? सर 2020 से चालू होती है। 2022 सिविल सर्विस 21 में मेरा पहला टाइम था, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था, प्रीलिम्स हो गया था। 2022 में मैं सेलेक्ट हो गया, अभी 2023 बस इतनी सी है। काफ़ी सफलता प्राप्त करती हुई ये यात्रा है और इतनी सी कह देना आसान है। खैर, मैं जानना चाहूँगा कि कब आपने, कैसे आपने बहुत इसमें स्ट्रगल किया है, कैसे तैयारी की है, आपकी नीति रणनीति के बारे में अगर मैं यूपीएससी के बारे में? सर स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल है ना। आप एक स्ट्रेटजी बनाकर प्रिपरेशन करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा साल लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में गलती है ना। तो स्ट्रेटजी तो बाकी आपको इंटरनेट पर बहुत जगह मिल जाएगी, वही बेसिक सोर्सेज हैं उनसे आप सिलेबस यूपीएससी देती है, उस सिलेबस को सोर्सेज से अपने नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, वैल्यूएशन करते रहिए, जो करंट्स हैं उनको पढ़ते रहिए और खुद को मोरल बूस्टअप रखिए, है ना। मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल पक्का बनोगे। ऐसा कुछ कोई नहीं है जो मेहनत करके नहीं होता है ना। तो बस और खुद पर काम करते रहिए, हमेशा अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते रहिए। लग ही रहा है कि राजस्थान वीरों की जो भूमि है वहाँ से हम एक पर्सनैलिटी से बात करें। अच्छा, मुझे प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बताइए। आजकल ये मान्यता सी हो गई है कि प्रीलिम्स बहुत टफ हो रहा है, सीसैट का लेवल बढ़ा है, तो उसके बारे में आपकी नीति रणनीति? दोनों में लेवल को लेकर नहीं बात करनी चाहिए, हमें बेसिक्स को, जो फंडामेंटल चेंजेस उसमें आए हैं उसको लेकर बात करनी चाहिए। प्रीलिम्स में क्या है, जो प्रीलिम्स का पैटर्न है उसमें चेंज लेकर आए, और एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है इनर्शिया की कि भाई चेंज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कत है। बाकी जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं उसने प्रीलिम्स आराम से पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा लास्ट ईयर 8 मई को इंटरव्यू था, 28 मई की प्रीलिम्स थी, 23 को बीच में रिजल्ट आया था, तो उस वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ था, मतलब डाइवर्ट हो गया। तो प्रीलिम्स की कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं हुई ना मेरी, लेकिन मेरा भी पास हुआ है। उसके वजह रीज़न ये है कि जो बेसिक्स होते हैं आपके, है ना, उनमें आप आपकी कमी निकाल नहीं पाए कोई एग्जामिनर। बाकी बेसिक्स से जो अटपटे से कोई जो सवाल आते हैं जिनको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स कई बार थोड़ा सा एग्जाम में घबराहट वगैरह हो जाती है, उनसे बचना चाहिए। बचना इन द सेंस कि वो इग्नोर करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं। आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, प्रीलिम्स अपने आप होता है। रही बात उसकी सीसेट की, हाँ मैथ्स इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सीसेट में जो कैंडिडेट्स के साथ इशू किसको होता है, जो मतलब एक सेक्शन को प्रिपेयर करके जाते हैं, या तो फिर मैथ्स के बेसिस पर जाते हैं, मैं मैथ्स कराऊंगा पास हो जाऊंगा, या फिर मैं बस वो कॉम्प्रिहेंशन कर दूंगा या फिर रीजनिंग कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सब में से ही करनी चाहिए। जैसे इस बार जो मैथ्स के बेसिस पर गए थे वो फेल हो गए, क्योंकि मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ गई थी, टफ आ गई थी मतलब। तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन करिए, थोड़ा रीजनिंग करिए, थोड़े मैथ्स करिए, ऐसे कुल मिला के धीरे धीरे काम चलाइए। एक होलिस्टिक तैयारी की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, सीसैट में कितना अटेम्प्ट आपने किया, अगर मैं ये सवाल कर पाऊँ? अटेम्प्ट इन द क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलता हूँ। अच्छा, अगर हम GS1 में या GS2 में अटेम्प्ट की बात कर सके, कितने सवाल आपको लगा कि भाई इतने काफ़ी हैं, मैं इतने ही कर पाऊंगा, आगे जाऊंगा तो शायद नेगेटिव हो जाए? GS1 प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं प्रीलिम्स। यार, अब ये तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन होते ही है मेरे लगभग 90 के आसपास तो अटेम्प्ट कर देता हूँ।
अच्छा, जब हम मेंस की तरफ आते हैं, प्रीलिम्स निकल जाने के बाद एक स्टेज हम पार कर लेते हैं, तो कौन से वे पॉइंट हैं जो आंसर राइटिंग हो गया या दूसरे विषय जिन पर आप बहुत ध्यान रखते थे कि यहाँ यहाँ समस्या हो सकती है, मैं इसे कवर कर लूंगा? ध्यान सब चीज़ों में रखना पड़ता है। आपको आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, जन्मजात किसी को नहीं आती है। बाकी आपके पास कंटेंट होना चाहिए, बिना कंटेंट के आप लिख नहीं पाओगे। फिर आपका एक टेम्परामेंट होना चाहिए एग्ज़ाम लिखने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स जिनके पास कंटेंट खूब होता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर्स लिखने पड़ेंगे, है ना, इवेल्युएशन करना पड़ेगा। सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, डेली करनी पड़ती है। और फिर वो धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आंसर राइटिंग वाली बात है, कुछ कैंडिडेट्स हमारी बात की वो घंटों घंटों लिखते हैं, कोई हमें बता रहा है कि भाई 8 घंटे मैं लिखने की प्रैक्टिस करता था, 7 घंटे। आपके लिए अगर घंटे इवेल्युएशन के लिए मैं पूछ पाऊँ? ये इन सब चीज़ों में लिमिट करना ही नहीं चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है उतना आप लिखिए, नहीं लग रहा छोड़िए एक काम को। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है कि मैं आज 8 घंटे लिखूंगा, डेली 8 घंटे लिखूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो आंसर राइटिंग की सही नीति इतनी देर में मुझे इतना लिखना है, फिर जो है अगले सवाल पर बढ़ जाना है। सर मिनट 7 मिलते हैं पेपर, आपको उतने में ही लिखना है, कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कोचिंग की है, उस रास्ते पर आप गए हैं या आप सेल्फ स्टडी से आगे बढ़े हैं? मेरा कोचिंग से सिर्फ टेस्ट सीरीज का रिगार्ड आता है, उसके अलावा हाँ मॉक इंटरव्यू जरूर दिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज मैंने ना ही ऑप्शनल की ना ही जीएस की किसी की कोई कोचिंग नहीं करी है, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन। आप कोचिंग नहीं गए, लेकिन क्या वास्तव में कोचिंग सहायक है, अगर मैं यूँ पूछ पाऊँ? यार मतलब सब पर अलग अलग डिपेंड करता है। किसी को कोई पढ़ाए तभी चीज़ें समझ आती हैं तो उसको करनी चाहिए, मतलब थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। पर कोचिंग के बेसिस पे पास नहीं होगे, पढ़ना आपको पूरा उतना ही पड़ेगा जितना बिना कोचिंग वाला पढ़ता है। सही बात है, गाइडेंस आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर मॉक्स के लिए आप गए हैं, आपने कहा कि आपने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं या मॉक्स लगाए हैं, तो कितना डिफरेंस आप पाते हैं दोनों में? अभी आप इंटरव्यू फेस करके आए हैं, आपने पिछले साल भी इंटरव्यू फेस किया है, कितना अंतर है दोनों में? मुश्किल से कोई 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो आपका जो मेन इंटरव्यू होता है ना यूपीएससी का, उसके आसपास होते हैं। अदरवाइज तो वही चलते रहते हैं। क्वेश्चनेयर बोलूँगा मैं, तो इंटरव्यू नहीं बोलूँगा। यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वहाँ पर क्वेश्चनेयर्स होते हैं, है ना। तो मेरा पर्सपेक्टिव बेसिकली ये होता है कि मेरे को एक फॉर्मल सेटअप की आदत हो जाए, कि अदरवाइज उसको कोई कंटेंट मेरे को मिलेगा मॉक से, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है ना। तो इतना ही है मॉक्स का भी। क्या मैं आपकी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा जान सकता हूँ? अरे हॉबी सब ऐसे ही लिखते हैं यार, मैंने भी क्या वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज लिख रखी है ना, तो वो बस ठीक है वैसे ही लिखते हैं तो, है। इंटरव्यू का जब जिक्र आता है तो किस विषय में डेफ बेस ज़्यादा आप उसे लगा पा रहे हैं, करंट बेस आपका रहा, या मतलब विषय वस्तु जो है आपके इंटरव्यू की वो कहाँ किसके आसपास घूमती नजर आई आपको? यार इस बार क्वेश्चंस थोड़े वेग ही थे, वेग इन द सेंस कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो इसका मतलब डेफ पर कम गया है थोड़ा। जैसे सर्विस के बारे में क्वेश्चंस पूछे मुझे, मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, IRS हूँ, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी के रिगार्डिंग थे, IR के रिगार्डिंग कम ही थे। बाकी तो यार गांधी जी को इसको एथिक्स पूछी थी गांधी जी की उनकी, है ना। बस यही है फिलहाल तो यार। एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि ये जो सफल लोग हैं इनकी एक बार बुक लिस्ट जान ली जाए, हालांकि मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बुक लिस्ट यार सारे तो याद नहीं है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए NCERT, और उसके लिए स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए, एथिक्स के लिए लेक्सिकन, और कौन सा बच गया, इकोनॉमी के लिए यार वो एक बुक आती है ना इंडियन इकोनॉमी के नाम से, हाँ रमेश सिंह जी, उनकी बुक है। और एनवायरनमेंट वगैरह ये कुछ ऐसे होते हैं जो आपको करंट अफेयर से ही करने चाहिए, वो स्पेसिफिक किताब नहीं होती है इनकी। अच्छा, मुझे बताइए, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, अंत में उनके लिए एक मैसेज, उनके लिए आपका संदेश। बिल्कुल भी मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। मुश्किल एग्ज़ाम इन द सेंस कि चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, आपको बहुत एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी लगातार, लेकिन ऐसा नहीं कि पास नहीं हो सकते। ये इनर्शिया जो हमेशा रहता है इसको निकालिए, आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप 5 दिन पढ़ लिए, 2 दिन रेस्ट कर लिया, 3 दिन घूम लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ क्योंकि करंट अफेयर्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो वो बाद में बिल्डअप ही होता जाता है, आप एक दिन की छुट्टी लोगे तो, है ना। कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, खुद की रिफ्लेक्सिविटी रखिए, मतलब खुद डेली एनालाइज करिए कि आप सही कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, वो चेंजेस आपको डेली करने पड़ेंगे और बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी ऐसा नहीं कि होगा नहीं, अगर आप मेहनत सही करोगे तो होगा पक्का।
ये बात मान के चलिए। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। उम्मीद है इस बार ये रैंक आईएएस तक पहुंच ही जाएगी और हम आपको नेतृत्व करते देखते नजर आएंगे आईएएस का, सिविल सर्विसेज का। बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।